हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। बेटा कल हम लोगों ने क्या पूरा कर लिया था आप लोगों को पता हो। कल मैंने आप लोगों को एग्जिस्टेंस से नॉन एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बताया था, याद है क्या? मैंने एग्जिस्टेंस से नॉन एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सिखाया था आप लोगों को। ठीक है, अब देखो बच्चों, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड किसी और बच्चे को देते हैं और कोई और बच्चा किसी और के नाम से एंटर करता है, तो बेटा उससे कुछ भी मिलेगा। आप क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा आप किसी को, है ना, किसी को उल्टा सीधा बोल दोगे, क्या फर्क पड़ेगा बताओ? नरेंद्र मोदी को लोग बहुत गालियां देते हैं। कोई अच्छा इंसान हो, कोई हाइट पे हो, उनको सबको गालियां मिलती है। कोई नहीं, मेरे तो कुछ नहीं पड़ता बेटा। लेकिन तुम क्यों कर रहे हो? तुम जब कभी न कभी तुम्हें लाइफ में ये चीज बहुत गिल्ट करेगी कि यार हमने ऐसी भी बेवकूफियां की थी क्या। मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे हर साल आते हैं ऐसे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बच्चा आपकी क्लास में जो मीटिंग आईडी पासवर्ड शेयर करता है किसी दूसरे से, या अगर आप भी किसी, तो ये दिखा रहा है कि आपको आपके घर में कैसे माहौल में रखा जा रहा है, आपको कैसा माहौल मिल रहा है, आपके घर का बैकग्राउंड क्या है वो दिखा रहा है। क्या फर्क पड़ेगा उससे, बताओ सही। अगर आपको रियल में कुछ करना है ना तो सामने आओ ना, क्या ऐसे लेडीज की तरह पीछे से कह रहे हो यार? है? अरे ऐसे तो, अगर वाकई में मर्द हो तो सामने से आके बोलो ना, क्या मिलेगा उससे? क्यों करते हो? तुम्हारी खराब होना है, मेरे तो कुछ नहीं होना, कोई फर्क नहीं पड़ना मेरे तो, चलता रहे, भली बोलो आप। अरे पढ़ लो यार, तुम्हारा जो अभी टाइम है वो पढ़ने का है। ये चीजें करने के लिए अगर इस दुनिया में आए हो तो बेटा फिर इस दुनिया पे, पृथ्वी पे बाहर हो। और क्यों अपनी मम्मा को 9 महीने के लिए बाहर दिया आप लोगों ने ऐसा, अगर यही करना है तो। हाँ जी बच्चों। चलो बेटा आज अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, ठीक है ना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, ठीक है। अब देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड ये क्या है, इसको समझते हैं बच्चों, ध्यान देना। देखिए होता है क्या बच्चों, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक बॉन्ड है बच्चों, मान लो ये एक बॉन्ड है, ठीक है। पहले मैं कोवलेंट बॉन्ड को समझाता हूं। मान लो ये कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है बच्चों? एक बॉन्ड को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, है ना? तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? देखो, ये इलेक्ट्रॉन इस ए ने दिया होगा और ये इस इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा, दिया होगा। ये जो बच्चे जो आईडी पासवर्ड शेयर करते हैं ना, ये वही बच्चे हैं जो एग्जाम में चीटिंग करते हैं, एग्जाम में बदमाशी करते हैं, ठीक है। तो उनको पढ़ना लिखना तो है नहीं, बदमाशी करनी है ना? उनको पता नहीं क्या मजा आता है ऐसा लिख के, जैसे पता नहीं उनको गोल्ड मेडल मिल गया हो, है ना? ऐसा करके उनको लगता है पता नहीं हमने तो कौन सी जंग जीत ली। तो बेटा यही करोगे आप जिंदगी भर, यही करते रहना, आगे नहीं बढ़ोगे तुम। जहां होना उससे नीचे जाओगे, आगे नहीं बढ़ सकते आप। कोई फर्क नहीं पड़ना हमारे, तो हम तो एकदम मस्त है साहब।
आपको जैसा बोलना है, जो प्रीफिक्स सफिक्स लगाओ आप लगाओ, क्या दिक्कत है? हाँ जी, देखो बच्चों सुनो, ये कोवलेंट बॉन्ड है मेरे पास। इस कोवलेंट बॉन्ड में क्या है कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो क्या है बच्चों, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया, मतलब इक्वल शेयरिंग है। यहाँ पे इक्वल शेयरिंग है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बच्चों, अगर मैं ए और बी के बीच में देखूं, ये मान लीजिए बॉन्ड है, ठीक है। अब अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे, या तो मान लो ए दे, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे, ठीक है ना, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी दो थे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी दो थे, यहाँ दोनों ने इक्वल दिया था, यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ किसी एक ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है ना। तो ये कौन सा बॉन्ड है बच्चों, ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि नहीं है? बच्चों समझ में आ गया? बच्चों समझ में आ गया क्या? तो लिखो, 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 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड is a special type of covalent bond. Coordinate bond is a special type of covalent bond in which both electrons are provided by one atom by one atom while in covalent bond both atoms provide equal number of electrons. While in covalent bond both atoms provide equal number of electrons. अब देखो बच्चों होगा क्या, समझो आप। देखिए कि मेरे पास जैसे ये एक एटम ए है, ये एटम बी है, ठीक है। इसके पास मान लीजिए, इसके पास बच्चों दो इलेक्ट्रॉन हो और इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो, ठीक है। इसके पास क्या हो, लोन पेयर हो, और इसके पास क्या हो, एम्प्टी ऑर्बिटल हो, ठीक है। मतलब इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद इसके पास मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन बचे पड़े हैं, तो ये इसको दे सकता है। आप ऐसे समझो कि मान लीजिए आपका पेट भर गया, है ना, आपका पेट भर गया और आपकी रोटी या भी खाना बचा हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए कि उस खाने को आप फेंकिए मत, उस खाने को किसी नीडी पर्सन को दे दीजिए। सही बात है ना, समझ में आ गई बात? आपका पेट भर चुका, आप खाना खा चुके हो एकदम अच्छे से, अब उस खाने को फेंको मत, उसको वेस्टेज मत करो, उसको किसी नीडी पर्सन को दे दो। समझ में आ गया? तो इसका पेट भरा हुआ है, इसका खाली है, तो ये क्या करेगा बच्चों, ये इसको दे देगा बेटा, इसको इसने दे दी। तो ये बच्चों क्या है, ये है डोनर एटम, ये है एक्सेप्टर एटम, ये है डोनर एटम, ये है एक्सेप्टर एटम, ठीक है ना। तो अब डोनर एटम के पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन लोन पेयर, ठीक है, ठीक है बच्चों। एक्सेप्टर एटम के पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन एम्प्टी ऑर्बिटल,
ठीक है, ठीक है बच्चों। इसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए, इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, समझ में आ गया। तो अब देखो बच्चों, जब इनके बीच में बॉन्ड बनता है उसको अपन ऐसे दिखाएंगे, एरो लगा के। डोनर से एक्सेप्टर की साइड एरो लगा के दिखाएंगे। क्या लगाएंगे? डोनर से एक्सेप्टर की साइड एरो लगा के दिखाएंगे बच्चों का, ठीक है। या इसको अपन ऐसा भी दिखा सकते हैं, देखो बच्चों, डोनर पे लगाएंगे प्लस, है ना, डोनर पे दिखाएंगे प्लस चार्ज और एक्सेप्टर पे दिखाएंगे माइनस चार्ज। देने वाले पे प्लस एंड लेने वाले पे माइनस। बच्चों ये समझ में आई बात? देने वाले पे प्लस एंड लेने वाले पे माइनस, ये बात समझ में आई आप लोगों को? यहां तक क्या कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं है? फटाफट नोट कर लिया आप लोगों ने? जल्दी से नोट कर लो अगर नोट नहीं किया हो तो, फिर आगे चलते हैं। हो गया बच्चों? चलो साहब, हो गया है तो अब अपन इनको कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब अपन इनको एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। अब गौर फरमाइएगा बच्चों, गौर फरमाइएगा कि मेरे पास देखो बच्चों, ये अमोनिया है। अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, आप जानते हो क्या? अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, आप ये बात जानते हैं अच्छे से? नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों बताओ? नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। बॉन्ड तो 3 ही बनाए हैं ना, तो 3 तो बॉन्ड में चले गए और एक लोन पेयर बच गया। अब देखो बच्चों क्या होगा, अब मान लो मेरे पास ये H प्लस है बच्चों। तो H प्लस का मतलब क्या होगा? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी आपने हटा दिया। तो बच्चों बताओ, इसका जो ये 1s ऑर्बिटल है वो पूरी तरह से खाली पड़ा है क्या? इसका जो 1s ऑर्बिटल है वो पूरी तरह से खाली पड़ा है क्या? पड़ा बच्चों, एकदम अच्छे से दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके। अच्छा, अब ये बताओ बच्चों, इस नाइट्रोजन के पास अगर मैं बोलूं टी सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, टी सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर है बच्चों। तो 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर क्या बोलते हैं इसको? टी सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर है, sp3 यही। स्ट्रक्चर कैसे हुई बच्चों? स्ट्रक्चर हुई पिरामिडल। यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं? अब देखो बच्चों क्या होगा, इसने अपना लोन पेयर इसको दे दी, दे दिया। जैसे इसने इसको लोन पेयर दिया, अब समझो बच्चों, या तो आप इसको ऐसे दिखाओ, इस तरह से दिखा दो, ठीक है, या तो ऐसे दिखा दो, या क्या कर सकते हो, या इसको आप ऐसे दिखाओ। कैसे? देखो बच्चों समझना, अगर एरो नहीं लगाते हो, बॉन्ड नहीं लगाते हो इस तरह से, तो आपको क्या करना है बच्चों बताओ? देने वाले पे प्लस और लेने वाले पे माइनस, ऐसे ही करोगे क्या? एरो लगाते हो तब तो ठीक है, एरो नहीं लगाते हो तो क्या करोगे? देने वाले पे प्लस और लेने वाले पे माइनस। तो बच्चों इस पे पहले से प्लस था और माइनस आया, तो नेट कितना हो गया? अब नेट कितना हो गया बोलो बच्चों? 0 हो गया ना। तो फाइनली मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? फाइनली मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ऐसा लिख सकता हूँ?
लिख सकता हूं बच्चों? तो यहां से देखिए बच्चों, सुनो, अब बताओ बच्चों, इस नाइट्रोजन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है कि स्टेट आ गई sp3। देखो पहले 3 सिग्मा 1 लोन पेयर था, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर था तो पिरामिडल था। जैसे ही 4 सिग्मा बॉन्ड हुए, अब ये बच्चा हेड्रल हो गया है। अब ये टेट्राहेड्रल हो गया क्या? हो गया बच्चों? बच्चों ये टेट्राहेड्रल हो गया। ये बात आप लोगों को समझ में आई? ये बात आप लोगों को समझ में आई? एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ गई? ठीक है भैया। अब मुझे बताओ बच्चों, इस अमोनियम आयन में देखो, इस अमोनियम आयन में कौन कौन से टाइप के बॉन्ड है? कोवेलेंट प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या? कोवेलेंट प्लस कोऑर्डिनेट है क्या? कोवेलेंट प्लस कोऑर्डिनेट है क्या? बोलो बच्चों, कोवेलेंट प्लस कोऑर्डिनेट है क्या? ये क्लियर है बच्चों आप लोगों को अच्छे से? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलिए अब आओ बच्चों, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल लेते हैं। देखो बच्चों, ये वाटर का मॉलिक्यूल है बेटा? वाटर का मॉलिक्यूल जो है, यहाँ देखो बच्चों, सुनो, समझना इसको ढंग से अच्छे से। अब देखिए बच्चों सुनो, इसके पास अभी 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर है। तो 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर का मतलब sp3। और ये आपको पता होगा बच्चों, ये V शेप आता था, V या बेंट बोला था, V बोला था। अब ये लोन पेयर इसको दे देगा बच्चों, दे देगा। तो देखते देखो बेटा, इसको ऐसे बनाएंगे क्या अपन? तो प्लस लगा दो, इस पे माइनस आएगा तो वो माइनस प्लस 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली ये बना, अल्टीमेटली ये बना क्या? बोलो बच्चों, इसमें देखो क्या हो गया, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर का मतलब sp3 है। लेकिन अब ये क्या हो गया बच्चों बताओ? अब ये पिरामिडल हो गया क्या? अब ये पिरामिडल हो गया बच्चों। अच्छा आपको पता है इसको क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोनियम आयन। तो क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो समझ आया बच्चों? ये बात आप लोगों के भेजे में बैठ गई क्या? अच्छे से बैठ गई? कहीं कोई दिक्कत नहीं? अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, एक एटम, एक एटम के लिए बहुत सारे लोन पेयर हो, लेकिन वो एट ए टाइम एक ही लोन पेयर से ज्यादा लोन पेयर नहीं दे पाएगा। अब भाई सोचो कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, तो ये भी दे दे, वो पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि वो देने के बाद तो बेचारा खुद तो एकदम ही गरीब हो जाएगा ना फिर। अरे खुद एकदम गरीब हो जाएगा ना, ऑक्सीजन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? ये बात समझ पा रहे हैं? बच्चों क्या होता है कि अब हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी है ना, ऐसी फफूंद होती है, और वो होना भी जरूरी है ताकि आपको पता लगे कि आपने क्या किया है। आप जब डॉक्टर बन जाओगे, आपका अच्छा नाम हो जाएगा, तो कई ऐसे भी होंगे कि कहेंगे देखो वो यार इतना पैसे कमा रहा है, वो इतना लूटता है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है। उनको वो नहीं दिखता कि जब वो डॉक्टर बना है तो बेचारे ने 10 से 12 साल कितनी उसने तपस्या की है, उसने कितनी मेहनत की है, उसने दिन रात एक कर दिया होगा, है ना? बेचारा खुद बीमार था लेकिन फिर भी हॉस्पिटल गया होगा। कैसे किया होगा उसने, वो नहीं दिखते। उनको दिखता कि यार उसके पास इतने लोग क्यों जा रहे हैं, वो इतना अर्न क्यों कर रहे हैं। अरे तो ऐसे जलने से क्या होगा? हम्म? तो ऐसे ऐसी मतलब क्या बोलते हैं, मैं तो उसको नॉर्मल लैंग्वेज में फफूंद बोलता हूँ, घबराना नहीं, कुछ नहीं। अब कई लोग होते हैं आजकल तो
सोशल मीडिया पर कभी भी किसी के लिए कुछ भी बोल देते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी इसकी, मस्त रहा करो, है ना। ऐसा आप लोगों के साथ, आप में से भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर बनेंगे, तो आपके साथ भी ये होना है। लोग करेंगे करेंगे बेचारों का और काम तो है नहीं, ऐसे चलना है उनको, वो काम धंधा ऐसे चलाते हैं फिर अपने। हाँ भैया, अब देखो बच्चों, अब एक एग्जांपल और लेते हैं बस। अब देखो बेटा, नेक्स्ट देखिए, ये मेरे पास NH3 है और ये मेरे पास BF3 है। ये मेरे पास NH3 है, ये मेरे पास BF3 है। तो NH3 को आप ध्यान से देखिए बच्चों, NH3 के पास 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, यानी हाइब्रिड सेट आ रही है sp3। ये क्या है? ये पिरामिडल है बच्चों। और इधर देखो बेटा, ये sp2 है। मतलब समझ रहे हैं आप? sp2 का मतलब ये ट्राइगोनल प्लेनर है बच्चों। अब इस ट्राइगोनल प्लेनर में एक चीज और सीखिए, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों बताओ? पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। यहां भी कितने काम आए हुए? अभी यूज कितने आए हुए? 2 यूज आए हुए ना। तो 2 यूज आए हुए, इसका मतलब इसके पास कोई एमटीपी ऑर्बिटल है क्या? कोई एमटीपी ऑर्बिटल है बच्चों? पड़ा है ना, इसके पास एक एमटीपी ऑर्बिटल पड़ा है, ठीक है। तो इस एमटीपी ऑर्बिटल में क्या करेगा, ये लोन पे इसको दे देगा बच्चों, ये इसको दे देगा, दे देगा। अब देते देखो बेटा क्या होगा इसकी, समझिए। ये प्लस हो गया बच्चों, ये प्लस हो गया, या आप चाहो तो इसको ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, ये दो। अब बताओ बच्चों सुनो, अब देखो बात को समझना। अब ये NH3 जो है उसने 4 सिग्मा बॉन्ड बना दिए, इसने भी 4 सिग्मा बॉन्ड बना दिए। तो जैसे ही 4 सिग्मा बॉन्ड बने, आप क्या बोलोगे? ये भी sp3। देखो बच्चों, बोरोन भी अब sp3 हो चुका है, बोरोन भी अब sp3 हो चुका है। तो देखो बच्चों, ये टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल, है ना। तो एक क्वेश्चन आता है बच्चों, NH3 BF3 1:1, 1:1, है ना, एडिशन प्रोडक्ट, है ना। NH3 BF3 1:1 समझ में आएगा, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल। NH3 BF3 1:1 रेशियो है, 1:1 है बच्चों, इसका एडिशन प्रोडक्ट है। तो इसमें आपसे पूछेगा कि बताओ बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ N एंड B वो क्या आएगी? वो आएगी sp3, ठीक। ये बच्चों जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये मैंने बता दिया, फिर भी क्या होगा, बहुत सारे बच्चों को फिर भी दिक्कत आएगी, जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे ना, उनके सामने जब ये क्वेश्चन आएगा तो उनको लगेगा पता नहीं ये क्या आ गया हमारे सामने। तो ये बच्चों मैंने आप लोगों को बता दिया, आप ध्यान दीजिए। अरे ये मैंने आप लोगों को बता दिया, आप देखो बच्चों। हो गया? अब देखो बच्चों सुनो, यहां तक कोई डाउट है बच्चों? यहां तक कोई डाउट है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे चलें। तो अब देखो बच्चों, इससे अपन और क्या सीखते हैं इसमें, देखो इसमें अपन और क्या सीखना है। चलो मैं आपको चीज सिखाता हूं ढंग से। हेडिंग डालेंगे बच्चों, एक्सटेंडेड
कोवेलेंसी, हेडिंग डालो एक्सटेंडेड कोवेलेंसी, एक्सटेंडेड कोवेलेंसी, हेडिंग डालिए। कोऑर्डिनेट में उनसे डोनर को क्या फायदा हुआ बेटा? फायदा क्या हुआ? जिसको रिक्वायरमेंट थी उसको एक बार उसने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा दिए कि नहीं करवा दी, तो ठीक है, उसका भला हो गया। अब ऐसा नहीं है कि उस इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ उसी का ही अधिकार है, उसी का राइट है, राइट तो दोनों का रहेगा। ऐसा नहीं है कि डोनर ने दे दिया तो पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हुआ, पूरी तरह से ट्रांसफर होने का मतलब तो आयनिक बॉन्ड बन गया। मतलब अपन कोवलेंट बॉन्ड में तो कहते हैं दोनों एक एक दे रहे हैं, और कोऑर्डिनेट में जो बीच में शेड होने वाले इलेक्ट्रॉन उसने एक नहीं दिए, लेकिन है अभी भी उनकी शेयरिंग है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ट्रांसफर हो गया। ठीक है ना? चलिए बच्चों, एडिंग डाली बच्चों एक्सटेंडेड कोवैलेंसी, एक्सटेंडेड कोवैलेंसी लिखिए, लिखिए इफ सेंट्रल एटम हैज empty orbital, empty orbital, if central atom has empty orbital, then by gaining और receiving, जो भी लिखना चाह रहे हो, by gaining oblique receiving lone pair of electron और नेगेटिव चार्ज, by gaining lone pair of electron और नेगेटिव चार्ज, covalency can be increased, covalency can be increased, covalency can be increased। देखो बच्चों कैसे समझाता हूं आप लोगों को, अपन एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे पास बच्चों BF3 है, आप बताइए बच्चों BF3 में हाइब्रिड स्टेट क्या? चलो बताओ जल्दी से, BF3 में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2 है ना, 3 sp2 है। इसके पास 1 mtp ऑर्बिटल पड़ा है। ये क्या करता है बच्चों? F माइनस से अपने खाली पड़े ऑर्बिटल, देखो sp2 का मतलब समझो, इस तरह से देखो, ये 3 तो काम आ गए। अब ये एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा है, ठीक है, तो यहाँ जो F माइनस है ना वो आता है, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। अब वो बताएगा बच्चों माइनस का मतलब लोन पेयर ही होता है, नेगेटिव का मतलब लोन पेयर होता है, बताएगा क्या? एक खुद का इलेक्ट्रॉन है और एक जो दूसरे का लेके आया। ये मैंने आपको बात पहले कहीं बताई थी, ये बात मैंने पहले कहीं आपको बताई थी। तो अब देखो बच्चों इसने दिया, ये मिल गया BF4 -1, BF4 -1, समझ में आया मामला? बोलो बच्चों समझ में आया क्या? आया बच्चों? आए। अब देखो बच्चों सुनो, जैसे ही ये बना इसकी एवरेज स्टेट आ जाएगी sp3 और ये टेट्राहेड्रल हो गया कि नहीं हो गया? ये टेट्राहेड्रल हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, ये मेरे पास है BeF2, बताओ बच्चों BeF2 में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। दिख रहा है बच्चों? 2 फ्लोरीन sp होगा, sp हो गया बच्चों। इसके पास क्या है? empty 2p ऑर्बिटल है, क्या है? 2p ऑर्बिटल है जो इनके पास empty पड़े। तो ये 2F माइनस को ले सकता है क्या?
दो एम्प्टी ऑर्बिट पड़े तो दो f माइनस इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या? तो यहां से देखो क्वेश्चन ये इस तरह से मिल गया, दो एफ माइनस आए तो नेट चार्ज -2 हो गया, एक एफ माइनस आए तो नेट चार्ज -1 हो गया। अब देखो यहाँ क्या हो गया, तो 4 सिग्मा बॉन्ड एक तरह से, इसको क्या बोलेंगे sp3, ये भी क्या हो गया टेट्राहेड्रल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, बोलो बच्चों समझ में आया? अच्छा अब बताओ, ये SiF4 है, सिलिकॉन के पास ये sp3, क्या सिलिकॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है क्या? सिलिकॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है क्या? है बच्चों? देखो सिलिकॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है बताओ, सिलिकॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड पीरियड का है क्या? थर्ड पीरियड में CD खाली पड़ा होता है कि नहीं पड़ा होता है? तो बच्चों इसमें थर्ड पीरियड में CD खाली पड़ा है बच्चों, है ना? इसके पास क्या पड़ा है? एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा है बच्चों। इस एम्प्टी ऑर्बिटल का ये आराम से ले सकते हैं, लेने के बाद देखो बच्चों ये मिल जाएगा SiF6-2 हो गया, SiF6-2 हो गया बच्चों, हो गया बेटा। तो यहां से देखो अब इसके पास हो गए टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp3d2, यानी ये क्या हो गया ऑक्टाहेड्रल। तो ये बात आप लोगों के दिमाग में बैठ गई, ये बात आप लोगों के भेजे में बैठ गई, एक्सटेंडेड कोवैलेंसी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई? ठीक है भाई, आ गई तो बहुत ही अच्छी बात। चलिए अब देखो बच्चों सुनो, अब एक मिनट, देखो बच्चों सुनो, मैं अगर आपसे बात करूं नेक्स्ट, मेरे पास ये NH4Cl, तो देखो बच्चों ये NH4 प्लस और Cl माइनस आयन है, आपको पता है NH4Cl में ये है क्या? है बच्चों? बोलो। तो आयंस के बीच में जो बॉन्ड होता है वो तो आयनिक बॉन्ड होता ही होता है, आयंस के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक होता है। अच्छा अमोनियम आयन में याद करो मैंने कौन कौन से बॉन्ड बताए थे आपको, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताए थे क्या? बताए थे क्या? बताए थे कि नहीं बताए थे? फिर तो समझ में आया। तो अमोनियम क्लोराइड में आयनिक प्लस कोवेलेंट प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि नहीं है? फिर देखिए मेरे पास जैसे KNO3 है ना, KNC है, K4FeCN6 है, इन सब के अंदर भी यही टाइप के बॉन्ड है, ये तीनों टाइप के बॉन्ड है, ये तीनों टाइप के बॉन्ड है। ये बॉन्ड कैसे है मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखो KNO3 की बात करें तो K प्लस NO3 माइनस, अब इस NO3 माइनस को अपन ऐसे दिखा सकते हैं, ये आ गया। तो आयन है तो आयनिक हो ही गया, और ये देखो ये कोवेलेंट और ये कोऑर्डिनेट, समझ में आ गया? ये कोवेलेंट है और ये क्या है कोऑर्डिनेट है बच्चों।
अच्छा, बात के एन सी की करें तो के एन सी में देखो क्या क्या है, के प्लस एन एन सी माइनस आइन, इस एन सी माइनस आइन में ये पिक्चर है, इस तरह से होता है बच्चों, इस तरह से बॉन्डिंग होती है। ठीक है, बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई बच्चों। अच्छा, ये जो K4FeCN6 है, इसमें देखो बेटा 4K प्लस FeCN6 माइनस 2। पहले बताओ बच्चों, आयन है तो आयनिक बॉन्ड तो हो गया, आयन है प्लस माइनस तो आयनिक बॉन्ड तो हो ही गया। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को दिखाऊं तो इसमें देखो क्या बेटा, Fe+2, ये जो साइनाइड है ना बच्चों, ये जो इसके पास साइनाइड आयन है, ये साइनाइड आयन क्या करता है, अपना नेगेटिव चार्ज इस Fe के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में दे देता है। ठीक है ना, एम्प्टी डी ऑर्बिटल में देकर इस तरह से ये एक्सिड बॉन्ड, तो आ गया बच्चों समझ में? बच्चों क्लियर है क्या? ठीक है बेटा, समझ में आया बच्चों? समझ में आया क्या? बोलो ना बाबू। अच्छा, ये तो बात होगी। अब देखिए बच्चों सुनो, आगे चले। चलिए अब आप हेडिंग डालो, हेडिंग डालो बच्चों, कंपाउंड्स हैविंग कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कंपाउंड्स हैविंग कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कंपाउंड्स हैविंग कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें सिर्फ कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, उनको डिस्कस करते हैं बच्चों। आरती शर्मा, आप एक बार बताओ, आप कह रहे हो कि ये जैसे NO3 है, तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड बना दूं तो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 5 बॉन्ड। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है क्या? है आरती शर्मा? समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या बेटा? नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। चलो अब देखो बच्चों सुनो, अब मैं आप लोगों को बताता हूं क्या है। देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, कंपाउंड्स हैविंग कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखो इसके एग्जांपल देखो बच्चों, एग्जांपल में क्या क्या है, ओजोन, N2O, नाइट्रेट आयन। ठीक है, ये इस तरह का आयन है, और ये भी क्या होता है आप लिख सकते हो HNC। अब मैं बता देता हूँ तो सुनो, अच्छे से समझ बैठो। सबसे पहले बताओ बच्चों, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर आ गया, हर ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर आ गया बच्चों, आ गया क्या?
हर ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर क्या 2 लोन पेयर आगे। अब एक एटॉमिक ऑक्सीजन आई बच्चों, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो मुझे बताओ बच्चों, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की। ये देखो, ये ऑक्सीजन क्या कर सकती है ये इसको दे सकती है बच्चों, दे देगी। तो देते ही देखो बच्चों, ये वाली पिक्चर बन जाएगी। इनके बीच में ये बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया? इनके बीच में ये बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया? ये समझ में आया? ये समझ में आया? इसमें चाहो तो एक एग्जांपल ये भी लिख दो, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये समझ में आया बच्चों? आ गया? चलो फिर देखो N2O की बात करते हैं। ये बच्चों नाइट्रोजन है? तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनने के बाद, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनने के बाद क्या नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर बचता है क्या? क्या हर नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर बचता है क्या? बचता है क्या? अब देखो, ये एक ऑक्सीजन एटम आया, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना लोन पेयर इसको दे सकता है। तो लोन पेयर इसको दे देगा। तो देखो बच्चों, ये बड़ी पिक्चर बन गई थी, बन गई कि नहीं बन गई? बन गई। फिर देखो नेक्स्ट थर्ड NO3-, ये तो मैंने अभी आपको बताया भी था। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया ना कि इस एरो को चाहो तो आप ऐसे दिखाओ। जब आप एरो को बॉन्ड से दिखाओगे तो क्या होगा? देने वाले पे प्लस और लेने वाले पे माइनस, ऐसा दिखा सकते हैं। एरो को अगर इस तरह से दिखाओगे तो देने वाले पे प्लस और लेने वाले पे माइनस। गोरिका पारिक बात समझ में आई? गोरिका पारिक, हाँ भैया। अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट ये लेते हैं अपन HNC। इसको समझो। देखो बच्चों, नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इधर इसने एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, इधर इसने एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया बच्चों, बना लिया। फिर ये कार्बन है, कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इधर इसने बॉन्ड बना लिया। अब एक चीज बताओ कि क्या नाइट्रोजन के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? क्या नाइट्रोजन के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? काउंट करके बताओ। देखो 2, 4, 6 और 8 है ना? है बच्चों, देखो ये रे 2, फिर 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन है। क्या इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? क्या इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। देखो कितने हैं बताओ। अभी इस कार्बन के पास कितने हैं? देखो इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इसके पास कितने हो रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं ना। तो ये क्या करता है बच्चों, ये लोन पे एक बार ये जो अपना लोन पेयर है इसको इस तरह से दे देगा। तो जैसे ये लोन पेयर देगा तो इनके बीच में ये इस तरह से एक कोऑर्डिनेट बन गया। नहीं बन गया? बन गया क्या बच्चों? बोलो, बन गया क्या? बन गया? समझ में आ गया? चलिए आओ बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की देखो, कार्बन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में 6 होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, आप बताओ बच्चों कि कार्बन के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? ना बोल्ड इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट होते हैं। तो कार्बन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं।
एंड ऑक्सीजन के पास कितने आ रहे हैं, काउंट करके बताओ। ऑक्सीजन के पास कितने आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो अब बताओ कौन किसको लोन पेयर देगा। मुकेश असवानी बता बेटा, कौन किसको लोन पेयर देगा, ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन टू कार्बन। कैसा बन जाएगा बच्चों, देखो ये समझ में आया। तो बच्चों बातें समझ में आ गई, ठीक है, ओके। गिरीश जाखड़ आज आप मॉर्निंग वाली क्लास में नहीं थे, गिरीश जाखड़। तो बच्चों आगे चले। चलिए हटा दूं, हटा दूं बच्चों। हाँ भाई युवराज सिंह, तूने नोट कर लिया क्या, युवराज सिंह नोट कर लिया भाई मेरे, तेरा नाम युवराज है यार, तू तो 6 बॉल में 6 मारने वाला है, हैं? 6 बॉल में तूने 6 मार रखे हैं, फिर तू क्या कहता है कि क्लास बहुत लंबी हो जाती है सर। हाँ भैया, चलिए एक बार बताइए बच्चों, एक बार बताओ, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, ये मेरे पास Ki3 है, इसको समझना, देखो बच्चों K प्लस एंड I3 माइनस, ये है इसमें K प्लस एंड I3 माइनस। अब ये I3 माइनस कैसे बना, इसको समझना देखो, ये I माइनस है और ये I2 है। माइनस का मतलब लोन पेयर होता है क्या, माइनस का मतलब लोन पेयर होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब वो बहुत अच्छा अमीर इंसान है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब वो बहुत तगड़ा इंसान है। अच्छा बच्चों बताओ, क्या आयोडीन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, क्या आयोडीन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है ना बच्चों, आयोडीन के पास तो अच्छा भला है, आयोडीन तो कौन सी पीरियड का है, 5th पीरियड का है, 5th पीरियड में तो अच्छा भला है। तो बोलो बच्चों, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लोन पेयर दे सकता है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, बन सकता है क्या। तो देखो बच्चों एक बात और दिमाग में फिट कर लो, एक बात और दिमाग फिट कर लो, लोन पेयर देने वाला होता है लेविस बेस, और लोन पेयर लेने वाला होता है लेविस एसिड, ठीक है। देने वाला बेस, लेने वाला एसिड, एक्सेप्टर एसिड होगा, डोनर बेस होगा। आगे चलते हैं, देखो बच्चों मुझे बताओ KBr3, ये मिल जाएगा बच्चों K प्लस Br3 माइनस, इसमें भी वही पिक्चर है, Br माइनस से Br, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा एक बात हो बच्चों, क्या F3 माइनस नेचर में एग्जिस्ट करेगा क्या, क्या F3 माइनस नेचर में एग्जिस्ट करेगा क्या, बोलो बच्चों, क्यों नहीं करेगा, कार्तिक बेनीवाल क्यों नहीं करेगा। हाँ भैया, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, देयर इज नो एम्प्टी in fluorine molecule because it belongs to second period, and you know second period elements have only 4 orbitals, 2s and 2p। बच्चों पता है क्या, फ्लोरीन के पास कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। देखिए बच्चों F माइनस से ये पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, नो एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है।
जब बच्चों एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है तो क्या होगा, बनेगा ही नहीं बच्चों, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। चलिए अब बच्चों एक बात लिखो जो मैं बोल रहा हूं, एक बात लिखो जो मैं आपको बोल रहा हूं, लिखो बेटा, लिखो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड can be considered as double bond. A coordinate bond can be considered as double bond if covalency of if covalency of that atom is not exceeding its highest covalency. अब ये जो मैंने लाइन लिखा है ना, इसका मीनिंग मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है ना। ये जो मैंने लाइन लिखाई है ना, इसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझा दूंगा, घबराइए मत। चलो बच्चों, तो आ जाओ, समझते हैं अपन क्या है। सबसे पहले देखो बच्चों, सुनो, मेरे पास एक कंपाउंड है H2SO4। देखो कुछ जगह इसकी स्ट्रक्चर आपको ऐसी मिल सकती है, कुछ जगह आपको H2SO4 की ऐसी स्ट्रक्चर मिल सकती है, ठीक है। अच्छा बच्चों बताओ, सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी, मतलब सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, बताओ। चलो, सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 6। सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाता है ना। तो अगर मैं क्या करूं, अगर इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं डबल बॉन्ड बना दूं, इसको भी डबल बॉन्ड बना दूं, तो अभी भी सल्फर के पास टोटल 6 बॉन्ड ही है क्या? अभी भी सल्फर के पास 6 बॉन्ड ही है ना, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अपन इस स्ट्रक्चर को ऐसा भी बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जैसे देखो बच्चों, मेरे पास है H3PO4, तो देखो बेटा, इसकी स्ट्रक्चर आपको ऐसी मिल सकती है ना। अब बताओ बच्चों, फास्फोरस की मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या होती है, बताओ। फास्फोरस की मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 होती है। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड मान लूं, तो कोई फर्क पड़ेगा? बोलो बच्चों, कोई फर्क पड़ेगा? अरे कोई फर्क पड़ेगा क्या ना बाबू, पड़ेगा ना। अपन कंसीडर कर सकते हैं, कर सकते हैं। लिवांस भार्गव, वेरी गुड बेटा। चलिए अब आओ HNO3। तो HNO3 में बच्चों ये वाली पिक्चर है, बताओ नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है बच्चों, बताओ फटाफट बताओ।
4 बनाता है। अब अगर मान लो मैं इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड बना दूं, तो ये सक्सेस पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। हाँ बेटा, राहुल फ्लोरिया ऐसा ही कर रहे हैं। हाइपरवेलेंट को उसका ऑक्टेट ना बढ़े इसलिए कई साइंटिस्ट इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी दिखाते हैं। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि आयोडीन जब ऑलरेडी स्टेबल है तो इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनाया? तो देखो बच्चों, एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर ऐसा देखा जाए कि हम लोगों को, अगर एक नॉर्मल वे में बात करता हूँ, या हमें खाने के लिए शाम को और सुबह को रोटी चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए ना। इतनी जो जनरल नीड है वो इतनी होती है। फिर भी हम सारे लोग मशीन बने हुए हैं, देखा होगा आप लोगों ने। हम लगे रहते हैं साहब पैसे कमाने में लगे रहते हैं ना। हम हमारी जनरल नीड से भी ज्यादा कर रहे हैं। लाजवी शर्मा समझ में आ रही है बात? लाजवी शर्मा समझ में आ रही है? तो उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा में मिल रहा है तो आप मना थोड़ी करोगे। आपने खाना खा लिया और आपको किसी ने बोला कि साहब आपको आइसक्रीम खिलाई जाएगी जो आपको सबसे अच्छी लगती है, आप मना करेंगे? आपका पेट तो भरा हुआ है। आप वो बोले चॉकलेट खिलाएंगे, आप मना करेंगे? नहीं करेंगे ना। बस वही बात ही है। आयोडीन स्टेबल तो है, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है साहब। इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो लेगा। एक्चुअली बच्चों, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, दो साइंटिस्ट थे, सिडविक एंड सुजेन। सिडविक एंड सुजेन, वो कहता साहब ऑक्टेट का एक्सपांशन होता नहीं है, आप इनको इस तरह से दिखा दो। अब वो मैं नाम वाम लिखाऊंगा नहीं, सिडविक सुजेन और फलाना ढिंगड़ा, वो ऐसे ही बर्बाद हो जाना। ठीक है ना। आप तो ऐसे समझो बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर नहीं पॉसिबल है ना। नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा। अब देखिए बच्चों, अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि मेरे पास देखो बच्चों ये N2O5 है। यार पता नहीं, बहुत खतरनाक स्मेल आ रही है। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है खाने की। अभी ग्लास बहुत बड़ी है। हाँ भैया, बताओ, क्या इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड मान सकता हूँ? नहीं मान सकता। नहीं मान सकता ना। नहीं नहीं, छुट्टी नहीं करेंगे बेटा, छुट्टी तो मतलब ही नहीं है। छुट्टी नहीं करेंगे। भले आ रही हो स्मेल, आने दो। देखो 4 पहले से है बेटा। अरे रक्षाबंधन तो है बेटा, लेवांस भार्गव, कोई दिक्कत नहीं। कल है ना वो तो। ये पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखो बच्चों, बात करते हैं ओजोन की। ओजोन की स्ट्रक्चर मैंने अभी ऐसे बनाई थी क्या? बनाई थी। देखो तुम है ना, अब बातें मत लगाओ मेरे को। अब बताओ बच्चों, ये पॉसिबल है? ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता।
हाँ जी बच्चों, हो गया? हो गया बेटा? तो आगे चलें। लास्ट वाला क्यों नहीं होगा अनुपम साहब? बेटा एक बात बता, लास्ट वाला कैसे पॉसिबल है? मुझे एक चीज समझा। ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है अनुपम साहब? ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? दो ही बनाता है ना? या तीन बनाता है? तीन बनाता है ना? अरे चार कहाँ बनाता है बेटा? H3O प्लस में तीन ही तो बॉन्ड बने हैं। अरे ऑक्सीजन बेटा तीन ही तो बॉन्ड बनाता है, H3O प्लस में चार कब से बनाने लग गया? यहाँ चार बॉन्ड बन गए ना, चार तो पॉसिबल ही नहीं है ना। नहीं है ना? आ गया समझ में? आ गया क्या बच्चे मेरे? चलो अब देखो बेटा सुनो। अब अपन एक चीज और सीखते हैं। हेडिंग डालो बच्चों, हेडिंग डालो। रेजोनेंस, रेजोनेंस। हेडिंग डालिए बच्चों, रेजोनेंस। लिखो बच्चों। when properties when properties of particular structure cannot be explained very good Devans Bhargav, cannot be explained by one structure then we use more than one structure, to explain their properties, these structures are known as resonating structure. These structures are known as resonating structures. आगे लिखो। Resonating structures are formed by the movement of pi electrons and negative charge. Pi electrons and negative charge. ठीक है। अब बच्चों ये मैंने जो बोला है ना, ये क्या है, इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ।
आप बात को एकदम अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो बच्चों बताओ, मैं एक आयन लेता हूं NO2 माइनस आयन। इस आयन को बोलते हैं अपन नाइट्राइट आयन, बोलते हैं बच्चों नाइट्राइट आयन। तो नाइट्राइट आयन में ध्यान दीजिएगा, नाइट्राइट आयन में ये एक स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर होती है बच्चों, होती है क्या? अब देखो बच्चों सुनो, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? बोलो, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ? ये दो स्ट्रक्चर है, देखो बच्चों, ये फर्स्ट और सेकंड दो स्ट्रक्चर, दोनों एक ही जैसी है, चेक करो एकदम एक जैसी। देखो जैसे अगर मैं बोलूं कि ये जो पहले सिंगल बॉन्ड था वो इधर डबल बॉन्ड है, और जो डबल है वो इधर सिंगल है ना बच्चों? है ना बच्चों? है कि नहीं है? है बच्चों? जहां फर्स्ट सेक्शन में पहले सिंगल बॉन्ड था वहां डबल है, जहां जहां डबल था वहां सिंगल है बच्चों, है कि नहीं है? तो अब देखो बच्चों सुनो, एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर बनी कैसे, एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर बनी कैसे, ये बात अपने को समझनी है। ये स्ट्रक्चर बनी कैसे, ये बात अपने को समझनी है बच्चों। तो कैसे बनी होगी बता सकते हैं आप? देखो बहुत ही सिंपल है। एक बॉन्ड को बनने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक बॉन्ड को बनने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वन बॉन्ड इज फाउंड बाय 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, अच्छा अच्छा एक बात बताओ बच्चों, नेगेटिव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? किसी एटम के ऊपर अगर नेगेटिव लगा हुआ है इस तरह से, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक खुद का एक किसी दूसरे का चुरा के लाया होगा। तो देखो बच्चों सुनो, अगर मैं इसको बॉन्ड को इधर शिफ्ट करूं, ध्यान देना, इस नेगेटिव को इधर शिफ्ट करूं, इस नेगेटिव को अगर मैं इधर शिफ्ट करूं, नेगेटिव को अगर मैं इधर शिफ्ट करूं बच्चों ध्यान सुनिएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा हूं एक तरह से बच्चों बताओ? मैं कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा हूं? 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा हूं। तो जब मैंने इधर से 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए, तो यहां से मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन को हटा के यहां ला सकता हूँ, ला सकता हूँ। इधर से मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेके आया, तो मैं यहाँ से इधर शिफ्ट कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने ऐसे किया होगा, देखो वो स्ट्रक्चर बन गई कि नहीं बन गई? इससे ये स्ट्रक्चर बन गई कि नहीं बन गई? बन गई क्या? अरे बन गई क्या? बोलो, बन गई? पक्का? समझ में आया? तो देखो बच्चों, आप इससे क्या कि अगर आपका एक डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड बोल दो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसा बोल सकते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज अगर है, ठीक है, तो क्या होगा? रेजोनेंस विल बी देयर। रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा बच्चों? समझ में आया? ये बात समझ में आया? अब देखो बच्चों, एक होता है बच्चों, अब इसकी दो सेक्शन बनी ना बच्चों, फर्स्ट एंड सेकंड। एक होता है बच्चों जिसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब समझते होंगे बच्चों, हाइब्रिड का मतलब मिक्सअप करना होता है। क्या होता है? मिलाना होता है ना? तो अब देखो बच्चों क्या होगा, जितनी भी इसकी स्ट्रक्चर बनी है उनको एक साथ रिप्रेजेंट करना है, मिक्सिंग ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन वन स्ट्रक्चर, ठीक है ना? मिक्सिंग ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन वन स्ट्रक्चर। तो इनको देखो बच्चों कैसे कर सकते हैं, बात को बहुत अच्छे से समझना। इस दोनों स्ट्रक्चर को देख के बताओ इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है? इस स्ट्रक्चर को देख के बताओ कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है? 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है, 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है। अब मुझे बताओ बच्चों कौन सा बॉन्ड घूम रहा है इन दोनों के बीच में? कौन सा बॉन्ड घूम रहा है? पाई घूम रहा है ना, सिग्मा तो वहीं पड़ा है ना, पाई घूम रहा है ना, पाई मूव कर रहा है ना, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे ही कर रहा है ना, लेफ्ट टू राइट गया, राइट टू लेफ्ट गया। तो अब देखो बच्चों कैसे करेंगे, सुनो। देखो बच्चों, मैंने सिग्मा को ऐसा वैसे बना दिया, सिग्मा को मैंने नहीं छेड़ा,
सिग्मा को मैंने एज सच वैसे ही बना दिया। अब जो ये पाई बॉन्ड है वो कभी इधर रह रहा है और कभी इधर रह रहा है, कभी इस साइड कभी उस साइड, कभी इस साइड कभी उस साइड। मतलब ना तो प्रॉपरली वो इस साइड है और ना ही वो प्रॉपरली इस साइड है। समझ में आ रहा है ना? कभी वो इधर जा रहा है, कभी वो इधर जा रहा है, कभी इधर कभी उधर, यानी प्रॉपर नहीं है। तो जब कोई चीज घूमती रहती है, मूव करती रहती है, तो उसको अपन इस तरह से दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। मतलब ऐसे समझो कि ये हाफ टाइम इधर है एंड हाफ टाइम इधर है। तो समझ में आ गया? इस तरह से आपने दिखाया इसको। ये बात आपको समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गई? एकदम कंफर्म समझ में आ गई? ओके। अब बताओ बच्चों, ये -1 चार्ज है, NO2 माइनस पे टोटल चार्ज कितना है? NO2 माइनस पे टोटल चार्ज कितना है? -1। वो -1 कितनी ऑक्सीजन के बीच में डिवाइड हो रहा है? -1 कभी इधर वाली ऑक्सीजन पर, कभी उधर वाली पे, कभी इधर वाली पे, कभी उधर वाली पे। तो बच्चों बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऑक्सीजन पर फिर कितना चार्ज है, -1 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो बोलो बच्चों, ये आएगा -12 -12। क्या ये पिक्चर क्लियर हुई? अब ऐसा मत कर देना, इधर भी -1 इधर भी -1, आप कर दोगे माइनस माइनस तो टोटल हो जाएगा -2। अरे -2 थोड़ी ना, NO2 माइनस में तो क्या है, NO2 पे -1 है। ऐसा मत कर देना -1 ओवरऑल ऐड करोगे तो -2 आ जाएगा ना? समझ में आया क्या? बोलो, आ गया समझ में? आ गया बच्चों? ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर बताना बच्चों। तो बच्चों नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कैसे बताएंगे? ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप बताओ बच्चों, हर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड तो कंफर्म है ना? किन्हीं भी दो एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड तो हमेशा रहता ही रहता है ना? दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, बाकी वाले बॉन्ड हमेशा क्या होते हैं? दो एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, तो सिग्मा तो हमेशा है ही। अब बच्चों बताओ, ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है वो कितनी जगह घूम रहा है? ये जो पाई बॉन्ड है वो कितनी जगह घूम रहा है, कितनी जगह जा रहा है? 2 जगह जा रहा है, तो उसको अपन डिवाइड कर दें क्या? 1 पाई को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? बोलो 1.5 आ जाएगा क्या? अरे आ जाएगा क्या रे नवाबों? ठीक, आ गया बच्चों समझ में? आ गया? अच्छा, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? टोटल बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल सिग्मा बॉन्ड। टोटल बॉन्ड्स में तो दोनों ही ऐड करने, कौन कौन सी? सिग्मा प्लस पाई, और नीचे से अब सिग्मा। तो बताओ, एक ही स्ट्रक्चर को देख के बताओ टोटल बॉन्ड कितने हैं इसमें? टोटल बॉन्ड कितने? 3 है ना? 1 सिग्मा, सॉरी 2 सिग्मा और 1 पाई, तो 3 है। और नीचे 2 आ गया, तो देखो 1.5 आ गया क्या? आ गया क्या नबाबू? आ गया क्या? बोलो। ठीक है, तो चलें बच्चों, नोट कर लो आप इसको। समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाह रहा था? समझ में आ गया क्या रे? बोलो। ठीक है, युवराज सिंह चौहान को समझ में आ गया, तो फिर तो आ गया। सबने नोट कर लिया क्या? सबने नोट कर लिया? उसी वर्मा कर लिया? उसी वर्मा, चलो। तो अब देखो बच्चों, अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ClO4 इसको बोलते हैं पर क्लोरेट आयन। क्या बोलते हैं? पर क्लोरेट आयन। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों पर क्लोरेट आयन। तो पर क्लोरेट आयन की अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं आप लोगों को, देखो बच्चों इसकी स्ट्रक्चर ऐसी कुछ होती है। पहले बताओ बच्चों इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ। वेरी गुड तनीषा। क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर बहुत ही आसान है। बोलो बच्चों, टोटल बॉन्ड्स कितने? 7/4। ऐसा कर सकते हैं, 7/4 कर सकते हैं। अब बच्चों देखो बात को समझना, अगर मैं इसका ये बोलूं कि रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, एक बात बताओ, ये जो नेगेटिव चार्ज है मैं अगर इसको जैसे इस तरह से देखो बेटा, सुनो, ये इधर शिफ्ट हो तो ये यहां जा सकता है, ये इधर आ सकता है, इधर जा सकता है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज सब जगह मूव कर सकता है। मतलब ये जो पाई बॉन्ड है वो सब जगह मूव कर सकते हैं ना, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। बोलो बच्चों, नेगेटिव डबल बॉन्ड मूव कर सकते हैं ना, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल कर सकते हैं। तो अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी चेक करो, देखो ये Cl, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। मैंने सिग्मा बॉन्ड को तो बच्चों ऐसे सच वैसे ही रखा, सिग्मा बॉन्ड को तो ऐसे ऐसे ही रखा। अब घूमता कौन सा बॉन्ड है? घूमता कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा या पाई? पाई घूमता है ना। तो पाई बॉन्ड को अपन ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ऐसी डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, दिखाते हैं बच्चों। ये समझ में आया? समझ में आया क्या? अब बताओ बच्चों, ये -1 जो चार्ज है, कभी इस ऑक्सीजन पर, कभी इस पर, कभी इस पर, कभी इस पर, तो एट ए टाइम एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज हुआ? फिर -1 चार जगह गया, तो -1/4 हो गया, -1/4, -1/4, 1/4, 1/4। बच्चों समझ में आया -1/4 क्यों बोला? ये बात आप लोगों को समझ में आई? आई? अच्छा अब बताओ, अगर मैं आपसे इसकी पूछूं कि नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ परक्लोरेट आयन, बताओ नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ परक्लोरेट आयन 4 बन जाएगी क्या? देखो कभी नेगेटिव चार्ज इस पर है 1, इस पर गया तो 2, इस पर गया तो 3, इस पर गया तो 4। वो नेगेटिव चार्ज कितनी जगह जा सकता है? कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर। 4 बन सकती है ना? 4 बन सकती है बच्चों, बन सकती है क्या? अच्छा पिछले में कितनी बनी थी बच्चों बताओ, NO2 माइनस में कितनी बनी थी? NO2 माइनस में कितनी बनी थी? 2 बनी थी। अब देखो बच्चों, अगर आप ClO बॉन्ड ऐसे निकालो, देखो एक सिग्मा बॉन्ड तो कंफर्म है ही, एक सिग्मा बॉन्ड तो कंफर्म है ही। कितने पाई बॉन्ड घूम रहे हैं ये बताओ, घूमने वाले पाई बॉन्ड बताओ। 3 पाई बॉन्ड्स हैं, 1 2 3। और ये 3 पाई बॉन्ड्स कितनों के बीच में घूम रहे हैं? 3 पाई बॉन्ड्स कितनों के बीच में घूम रहे हैं? अरे कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, 4 के बीच में घूम रहे हैं ना। तो ये लो, तो चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो एक ही बात, चाहे इस तरह से निकालो निकालो एक ही बात है। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक ही आयन होता है MnO4-, इसको बोलते हैं पर मैग्नेट आयन, है ना।
और ये क्या होता है, ये है सिमिलर टू परक्लोरेटाइन, सिमिलर टू परक्लोरेटाइन। अब देखो बच्चों एक बात सुनो, नेक्स्ट क्लास में अपन ये चीज पढ़ेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस के बाद मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुन लो, मैं पढ़ाऊंगा आपको VSEPR थ्योरी। तो जो बच्चे जिनको थोड़ा बहुत टाइम है वो नोट से जरूर पढ़ें। रेजोनेंस के बाद VSEPR थ्योरी को आप पढ़ें, थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्लास में और अच्छे से समझ में आता है। नोट्स आपको मैंने सेंड कर रखे हैं, तो उनसे आप पढ़ें तो आपको चीजें कुछ अच्छे से क्लियर होगी। कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर कल क्या पढ़ाओगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार बच्चे इतने अवेयर हैं पढ़ाई को लेकर, है ना। तो बहुत अच्छी बात है कि अपन नेक्स्ट टर्न पे ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, कल कोई पेपर नहीं है, कल कोई पेपर नहीं है, कोई पेपर नहीं है बच्चों।